Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today, we'll discuss the Hindu analysis dated 31st August 2021. So, let's start today's discussion. The first article states Avni Sumit leads India's gold hunt at Tokyo Paralympics, 4 gold, 2 silver, 1 bronze in kitty till now. So, this article basically speaking about India's performance in Paralympic this year. Till now, India has scored 2 golds, 4 silver, and 1 bronze, and it is a very big achievement if we say, because the participants or the players who are there this year are giving their 100% to score the medals. So, this article speaks Avni Likhara and Sumit Anil led the golden charge as India gained a rich haul of medals at Paralympics on Monday. However, the lone source note was then when Vinod Kumar, who won bronze in F52 discus throw category on Sunday, was deemed ineligible after the disability classification assessment. One medal was deemed out because of the disqualification they did. So, India for all over tally stands for 7 with 2 gold, 4 silver, and 1 bronze. So the day started with rousing note that Avni became India's first woman to win Paralympic gold as she registered the world's record qualifying score of 249.6 in R2 women rounds 2 women's 10-meter rifle standing final. So she is the first woman from India who have scored gold in Paralympics. So from this perspective or from the article's perspective, the thing that we should know is about Paralympic कि Paralympic किस बेसिस पे होता है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कब से स्टार्ट हुआ है, किस बेसिस पे उनको डिवाइड किया जाता है, ये सब चीज़ें थोड़ा जानना ज़रूरी है फ्रॉम एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊँ, इट इज़ एन इंटरनेशनल स्पोर्ट, ठीक है, एंड इट इज़ बेसिकली is conducted for the we can say athletes with disabilities. Paralympic is basically for the athletes with disabilities. ठीक है, ये जो है दो इस phases में होता है, हम बोल सकते हैं. One is the winter games and summer games. ठीक है, alternative every 2 years पे अल्टरनेटिवली एवरी 2 years विंटर और समर गेम्स की तरह होता है. अगर गेम्स बताए तो एल्पाइन स्कीइंग हो गया, फिर मतलब आर्चरी हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब विंटर गेम्स हैं. और समर गेम्स की अगर मैं बात करूँ, सो समर ये जो ईयर है इस बार समर गेम्स चल रहा है फ़िलहाल. सो पैरा ओलंपिक अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर जो हमारा इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी है जो कि 1989 में फॉर्म हुआ था, बेस्ड इन जर्मनी. ठीक है, सो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन या इसकी जो कमेटी है जिसको हम इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बोलती हैं, वो 1989 में फॉर्म हुआ था, जिसकी वजह से हमारा पैरा ओलंपिक्स का गेम स्टार्ट हुआ. ठीक है, अब थोड़ा फीचर्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो पैरा ओलंपिक एथलीट्स हैं ये जो है 6 डिसेबिलिटीज़ में डिवाइड होते हैं. उनके बेसिस या हम बोल सकते हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस है या ग्रुप्स जो है वो 6 डिसेबिलिटीज़ में होता है. सबसे पहला एम्प्यूटी, दैट इज़ वी डोंट हैव दैट हैंड और लेग. ठीक है, देन सेरिब्रल पैल्सी, देन विजुअल impairment, spinal cord injury, then intellectual disability. ठीक है, and the another one is dwarfism, or we can say it is also known as less odd face. सो 6 डिसेबिलिटीज़ में हमारा पैरा ओलंपिक डिवाइडेड है. ठीक है, एक एम्प्यूटी, देन सेरिब्रल पैल्सी, देन विजुअल इम्पेयरमेंट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, एंड द लास्ट वन इज ड्रॉफिज्म. इज बेसिकली व्हेन अ पर्सन इज नॉट सूटेबल फॉर दी एथलीट फॉर बीइंग एन एथलीट. ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है तो उसको हम ड्रॉफिज्म में कंसिडर कर सकते हैं. जैसे ड्रॉफिज्म एक हो गया, ठीक है, कि फिजिकली फिट होके भी दैट पर्सन इज़ नॉट फिट फॉर दी एथलीट्स. सो ये 6 पार्ट में उनका डिवीजन किया है. ठीक है ना, आगे अगर मैं बात करूँ किसने स्टार्ट किया तो किसने डेवलप किया, तो ये जो फर्स्ट कंपटीशन जो हुआ था फर्स्ट टाइम, वो ब्रिटिश के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे एक पर्सन का नाम है सर लेडविंग गटमैन. सर लेडविंग गटमैन. ठीक है,
So he was the person who organized this para Olympics competition for the British World War II veterans, ठीक है, जिनका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था या जिन मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए 1948 में उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा पैरा ओलंपिक गेम स्टार्ट किया था उनके लिए, ठीक है। सो उसके बाद से जो है कॉम्पिटिशन्स, जो ये पैरा ओलंपिक की सेशंस से वो 1948 के 1952 में भी हुआ, ठीक है, जिसमें कि ब्रिटिशर्स के साथ नीदरलैंड्स वाले भी जुड़े थे फॉर दिस कॉम्पिटिशन। देन इन 1960 जो सबसे पहला हमारा क्वाड्रिनियल ओलंपिक्स गेम हुआ था फॉर द डिसेबल, दैट वाज हेल्ड इन रोम में हुआ था प्रॉपर। देन उसके बाद रोम का होने के बाद फिर 1976 में, मतलब 1960 के बाद नेक्स्ट जो है 1976 में हुआ, विच वॉज हैपन इन स्वीडन। फिर सियोल में हुआ साउथ कोरिया में 1988 में, ठीक है। फिर उसके बाद पैरा ओलंपिक उसके बाद से जो है वो प्रॉपर एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम करना स्टार्ट कर दिया था पैरा ओलंपिक्स ने। So the size and diversity of Paralympic Games have increased greatly over the years. The Paralympics in 1960 was hosted 400 athletes, ठीक है, फ्रॉम 22 कंट्रीज, जस्ट ओवर 50 years। 2012 में जो पैरा ओलंपिक्स हुआ था, नंबर देखिए 400 से जो 2012 का लास्ट हुआ था दैट वाज 4200 एथलीट्स। जिस और कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो टोटल देयर वर 164 कंट्रीज़ विद 20 डिफरेंट स्पोर्ट्स फॉर दी प्लेयर्स इन पैरा ओलंपिक्स। सो डाइवर्सिटी भी बढ़ चुका है पैरा ओलंपिक्स से पहले एज़ कम्पेयर टू पहले का। सो हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि पैरा ओलंपिक्स कब से स्टार्ट हुआ है, किसने स्टार्ट किया है, और करेंटली अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का रोल अच्छा है पैरा ओलंपिक्स में। इंडिया इज़ विनिंग मेडल्स, होप सो। आगे क्या होता है, लेट्स सी। Now we'll move to the next news. The next article, we can say, the next article speaks about the marital rape and indignity to women's. अभी आर्टिकल का बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो ये बैकग्राउंड सिंपली ये बोला जा रहा है कि हमारा जो हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ था, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक एक्ट निकाला था, या हम बोल सकते हैं कुछ टाइम पहले इनका एक डिसीजन अनाउंसमेंट हुआ था कि इफ़ सेक्सुअली अ वुमेन इज़ हरास्ड और फोर्स्ड बाय द हस्बैंड तो उसको हम रेप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये ऑर्डर आया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, ठीक है। तो उस पर जो है कंटिन्यूसली ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हाउ कैन यू स्टेट दैट इफ़ अ हस्बैंड इज़ डूइंग इट इज़ नॉट अ रेप। ये हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स को वायलेट करता है, और इस आर्टिकल में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो कुछ आर्टिकल्स बताए हैं जो वुमेंस के प्रोटेक्शन के लिए हैं। देन हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से वायलेट होते हैं इसके वजह से, एंड इसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी का रोल क्या प्ले होता है, वो सब चीज़ भी बताया है। So, the High Court of Chhattisgarh recently announced the criminal revision petition challenging the charges framed against the husband, ठीक है। सो ये जो ट्रायल कोर्ट में हुआ था, इसमें कौन से सेक्शंस थे, सेक्शन 376 विच इज़ रेप, देन सेक्शन 377 which is the carnal intercourse against the order of nature, मतलब you are going beyond the order or beyond the wish of that person, ठीक है। सो सेक्शन 377। देन उसके बाद नेक्स्ट हुआ सेक्शन 498A। 498A जो है ये सेक्शन बेसिकली स्पीक्स द क्रूअलिटी टुवर्ड्स अ वाइफ बाय अ हस्बैंड और द रिलेटिव, ठीक है। सो इंडियन पेनल कोड के ये 3 जो एक्ट हैं या ये 3 जो हमारे सेक्शंस हैं वो वायलेट हो रहे थे। The High Court upheld the charges of section 498A and 77 but discharged the husband, ठीक है। सो क्या था, अगर हम बात करेंगे प्रॉपर 376 तो रेप के बारे में बात करता है, 376 रेप के बारे में बात करता है, 377 जो है वो ये है कि इफ़ द क्रूअलिटी इज़ हैपन अगेंस्ट अ वाइफ बाय द हस्बैंड, ठीक है। तो उन्होंने ये दोनों को डिस्चार्ज कर दिया, लाइक कि ये 498 और 377 को डिस्चार्ज कर दिया था, ठीक है। कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अ मैन कर रहा है एक वाइफ के लिए, द वुमेन इफ़ शी इज़ मोर देन द एज ऑफ 18 तो उसको हम रेप नहीं बोलेंगे,
ठीक है। सो उन्होंने ये दोनों सेक्शंस को डिस्चार्ज कर दिया, स्टेटिंग कि इसको हम रेप नहीं बोल सकते बिकॉज द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज हैपनिंग बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। सो इस पर जो है ये बहुत बड़ा कंसर्न उठ रहा है वुमेंस का, या प्रोटेस्ट इसके लिए चालू है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स के थ्रू अगर जाते हैं, सबसे पहली चीज़, अगर आप मैरिटल रेप को एक्सेप्शंस बना रहे हो, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि वो एक सेक्सुअल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। सो जिसके वजह से यू आर एक्चुअली एग्जेम्प्टिंग द मैरिटल रेप फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। Thus, the husband may be tried for offense such as sexual harassment, molestation, and forcible disrobing the same way of the men. A husband separated, अब ये क्वेश्चन ही उठता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ द हस्बैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम वुमेन, ठीक है, चलो डाइवोर्स नहीं हुआ है बट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एंड देन इफ द हस्बैंड इज ट्राइंग टू डू सो, विल यू लीव इट स्टेटिंग दैट कि इट इज़ नॉट अ मैरिटल रेप, ठीक है, या विल यू स्टेट कि दिस इज नॉट अ रेप बिकॉज इट इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। सो दिस इज रेजिंग अ वेरी बिग क्वेश्चन, मैरिटल रेप एंड इंडिग्निटी टू दी वुमेन्स। A husband separated from a wife, though not been divorced, may even be tried to rape. That is section 376. ठीक है, a husband may be charged and tried for then consensual penetration of sexual interactions with the penile vagina penetrating under section 377. ठीक है, तो ये एक कंसर्न उठता है सबसे पहले कि हाउ कैन यू लीव दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज़ हो रहा है, क्योंकि एक केस आया था, द केस वॉज सुप्रीम कोर्ट का केस था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2018, ठीक है, विच वॉज सेम डीलिंग विद दी section of 377 that if a rape is done by a husband you can leave it, जबकि छत्तीसगढ़ का ये ऑर्डर आया था कि उसको हम रेप नहीं मानेंगे। दूसरा कंसर्न जो यहाँ पर उठता है दैट इज द पेट्रियार्कल बिलीफ। Patriarchal belief, secondly, marital rape exception is an insult to the constitutional goal, because if we speak, it is actually violating the articles for women. कैसे? आर्टिकल 21 अगर हम बात करें, आर्टिकल 21 स्पीक्स ऑफ राइट टू लाइफ, वो वायलेट हो रहा है इफ़ यू आर गोइंग अगेंस्ट द डिग्निटी एंड अगेंस्ट द इंडिपेंडेंसी ऑफ अ वुमेन, ठीक है। इन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री was unconstitutional because it was founded on the principle that woman is her husband's property after मैरिज, जो कि सबसे बहुत गलत चीज़ है, जो एक बिलीव है पेट्रियार्कल बिलीफ कि आफ्टर मैरिज वुमेन्स बिकम अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैन और वुमेन्स बिकम एवरीथिंग फॉर अ मैन, द मैन कैन डू एनीथिंग, दैट इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। The marital rape exception betrays a similar patriarchal belief upon marriage. A wife's right to personal and sexual autonomy, bodily integrity and human dignity are surrendered. So ये जो एक पेट्रियार्कल बिलीफ बना के रखा गया है, ये कहीं ना कहीं उनको उतना बढ़ावा देता है जिसकी वजह से वुमेन्स के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। Commonly cited rationale for preserving the marital rape exception is recognizing marital rape as a criminal offense would destroy the institution of marriage. तो ये भी एक दूसरा मैरिटल बिलीव है कि अगर आप इसको पेट्रियार्कल बिलीव है कि अगर आप इसको मैरिटल रेप का नाम दे रहे हो तो यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द सेक्रेट बिलीव और द सेक्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। सो इन द नेम ऑफ मैरिज कुछ भी करोगे आप, दैट इज़ रॉन्ग। सो एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, डिफेंस केस, दिस वाज गवर्नमेंट्स डिफेंस इन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2017, रिजेक्टिंग द क्लेम दैट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड मैरिज इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन बट अ पर्सनल, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय द मैरिज ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो टू गिव द रिप्लाई ऑफ दिस पेट्रियार्कल बिलीफ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इट इज़ नॉट अ इंस्टीट्यूशन, इट इज़ जस्ट मेरली अ बिलीव ऑफ टू पीपल, ठीक है। सो ये एक दूसरी चीज़ हुई थी। नेक्स्ट इज द अंडरलाइनिंग सबॉर्डिनेशन। Underlining subordination, it is shocking that exceptions 2 of the section of article or section 375 of IPC survives to the day
to the liberal and progress values of the constitution, and it violates the Indians international obligation under the institution. It is basically speaking कि अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हो, you are violating the rights of a woman, ठीक है, you are actually going against the dignity of a woman, you are violating its equality, you are going against its independency, and therefore this article or this question was raised, that how can you say that if it is a rape after marriage it is not a marital rape. सो ये बहुत बड़ा कंसर्न उठता है हमारे डिसीजन जो कि छत्तीसगढ़ ने लिया है. लेट्स सी वो क्या चेंजेस करते हैं इस डिसीजन को लेकर. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट न्यूज़ इज this is renovation, not restoration. Historian says the new look Jallianwala Bagh is an restoration of history. इसकी बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो बैकग्राउंड सिंपली स्टेटिंग दैट कि करंटली 28 अगस्त को हमारे जो पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो जलियनवाला बाग है उसको रेनोवेशन करवाया पूरा, एंड आफ्टर रेनोवेटिंग इट उन्होंने उसको ऑनलाइन इनॉग्रेट किया. तो ये जो व्यूज़ हैं ये हमारे हिस्टोरियंस के व्यू है जो कि उस टाइम का उन्होंने जलियनवाला बाग का सिचुएशन देखा था, एंड उनका ये बोलना है कि यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग दी वी कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ द जलियनवाला बाग. जलियनवाला बाग जिसके लिए था तो वो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो. इफ़ यू विल सी द न्यू लुक जलियनवाला बाग मेमोरियल that Prime Minister Narendra Modi dedicated to the nation of on 20th August was a restoration of history, was the restoration of site where British troops massacred the Indians on 13th April 1919. 13 अप्रैल हमारा जो जलियनवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था. ठीक है, सो इट इज़ स्टेटिंग कि अगर आप ऐसा चीज़ किया है आपने तो इट इज़ एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग, बिकॉज 13 अप्रैल 1919 की अगर हम ये इंसिडेंट्स की बात करें तो इट इज़ अ वेरी सैड इंसिडेंट्स, इट इज़ नथिंग टू बी अ हैप्पी वन. ठीक है, और जो अभी जो बनाया गया है, रेनोवेट जो किया गया है, अगर आप उसका करंट स्ट्रक्चर देखोगे, करंट स्ट्रक्चर्स कहीं से भी आपको वो सैड फीलिंग या फिर वो पेन नहीं दिखा रहा है. ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे बताई गई कि वो जो कुआं था, जो वेल था, अगर जलियनवाला बाग मैसेकर की थोड़ा हिस्ट्री मैं आपको बताऊँ तो 13 अप्रैल हमारा बैसाखी बिलीव किया जाता है. सो 1999 में 13 अप्रैल को हमारे जो लोग हैं चंडीगढ़ में, जिसको हम अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं, तो वो लोग वहाँ पे गए थे बैसाखी के दिन. और बैसाखी के दिन हुआ क्या कि हमारे जो डायर थे उस टाइम पे, उन्होंने जो सारे ही एंट्रेंस थे उसको बंद कर दिए. आफ्टर क्लोजिंग डाउन द एंट्रेंसेस, अंदर जितने लोग भी थे, दे स्टार्टेड शूटिंग ऑन देम, दे स्टार्टेड किलिंग देम. ठीक है, तो लोगों ने खुद की जान बचाने के लिए या लोगों ने खुद के बच्चों को बचाने के लिए व्हाट दे स्टार्टेड, जलियनवाला बाग में उधर एक वेल था. ठीक है, दे स्टार्टेड जंपिंग इनसाइड द वेल टू सेव देम और टू सेव देयर फैमिली मेम्बर्स. अब ये हुआ क्या है कि जो रेनोवेशन हुआ उसके बाद से पीएम मोदी ने वो जो वेल है उसको एक ट्रांसपेरेंट बैरियर बना दिया, उसके मतलब उसको कवर कर दिया एक ट्रांसपेरेंट बैरियर से. तो ये चीज़ बोला जा रहा है. द नैरो एंट्रेंसेज हैज़ ऑल्सो बीन एडजॉन्ड विद अ स्कल्पचर्स, द डेली साउंड लाइट. तो उसको कहीं ना कहीं जो सैड मोमेंट हम जिसके लिए जलियनवाला बाग को मानते हैं वो चीज़ अब नहीं दिख रहा है. नेक्स्ट इज़ द नॉट अ गार्डन. नॉट अ गार्डन इस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे जो दिल्ली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के जो एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर चमन लाल, उनका ये बोलना है इट इज़ अ रिस्टोरेशन ऑफ हिस्ट्री. He said the project has tried to mystify and glamorize the history. People visiting Jallianwala Bagh should go with a sense of pain and anguish. They have now tried to make it a space for enjoying. They have tried to make it a place of enjoying with a beautiful garden, because उन्होंने वहाँ पे गार्डन बना दिया है. It was not a beautiful garden before. ठीक है, क्योंकि पहले जो है हम उसको फॉर पेन, फॉर नोइंग द पेन दैट दे हैव सीन, हम उसके लिए उसको रखते थे. So it is not for a beautiful garden, Professor Lal said. Rather, Jallianwala Bagh was where Indians gathered. They had the fateful day when Dyer and his forces entered and fired on the peaceful crowd. Instead of restoration, the government has renovated the place, adding new features, he
said. एब्सोल्यूट गाउडी क्यों बोला गया है वो भी हम देख लेते हैं. हिस्टोरियन एस इरफान हबीब सेड ही वॉज नॉट अपोज टू दी एडिशंस फॉर अ बेटर टॉयलेट्स. मतलब ये जो हमारा रेनोवेशन किया है वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज़ बनाया है और विजिटर्स के आने के लिए एक मतलब रेनोवेशन किया है, तो उनका ये बोलना मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं जो आपने ये रेनोवेशन किया है इट इज़ ऑन द कॉस्ट ऑफ हिस्ट्री, इट इज़ ऑन द कॉस्ट ऑफ हेरिटेज. आप हमारे हेरिटेज के ऊपर मतलब ये सब बना रहे हो. सो अगर आप जस्ट इमेजिन हमारे जो आगे के जनरेशन होंगे तो उनको तो पता भी नहीं होगा कि जलियांवाला बाग क्या था. क्या उनको तो सिर्फ दिखेगा अरे ये तो एक गार्डन है, ठीक है, जबकि उसके पीछे का पेन दे विल नेवर नो. सो इट यू आर एक्चुअली मेकिंग इट और यू आर एक्चुअली रेनोवेटिंग इट ऑन द कॉस्ट ऑफ द हिस्ट्री. इट इज़ एब्सोल्यूट गाउडी. वाई शुड देयर बी म्यूरल्स ऑन द वॉल. म्यूरल इज़ बेसिकली अ पेंटिंग जो हमारे केव्स पे या फिर हमारे जो एंशियंट लोग थे वो लोग बनाते थे नेचुरल कलर्स के थ्रू. तो वहाँ के वॉल्स पे म्यूरल्स बने हैं. चेंज द होल आइडिया ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर डाया एंटर टू किल, एडिंग अ ग्लेमर टू द लिटिल कॉरिडोर चेंजेस द वाइडल विजुअल हिस्ट्री. History itself has been rewritten and renovated. This is the compensation of the monument, he said. He said that the well should not be covered and the changes were not necessarily and cosmetic in nature. This is very sad trend. ठीक है. हाँ, फिर हमारे एक राइटर हैं प्रोफेसर जिनका नाम है वैगनर, जो एक लंदन बेस्ड प्रोफेसर है जिन्होंने ये बुक लिखी थी अमृतसर 1919 और एम्पायर ऑफ फियर एंड द मेकिंग ऑफ मैस्कर. सो उन्होंने ये बुक लिखी थी. उन्होंने 28 अगस्त को ये ट्वीट किया था कि द रीएम्पायरिंग ऑफ द साइट मीन्स दैट द लास्ट ट्रेसेस ऑफ द इवेंट्स हैव इफेक्टिवली बिन इरेज्ड. सिंपली इट्स स्टेटिंग दैट यू आर इरेजिंग द हिस्ट्री. वो जगह क्यों चीज़ के लिए माना जाता था आपने उसी को हटा दिया. द प्रोजेक्ट वॉज कैरिड आउट बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड NBCC एंड डेवलप्ड बाय अहमदाबाद बेस्ड वमा कम्युनिकेशन विच हैज़ बीन इन दी वर्क विद द नेशनल पुलिस म्यूजियम ऑफ दिल्ली एंड महात्मा गांधी म्यूजियम इन राजकोट. तो जो कंस्ट्रक्शन जिन्होंने किया है उनके बारे में बताया. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, NBCC की कुछ कंस्ट्रक्शंस बताए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी म्यूजियम जो राजकोट में वो उन्होंने बनाया है. नेशनल पुलिस म्यूजियम जो दिल्ली में है वो भी उन्होंने बनाया है. So that this was about the article stating the renovation or the restoration. Now we'll move to the next article. It states India supports Palestine peace process श्रृंखला. तो ये जो जैसे कि हमको पता है कि अगस्त का जो UN चेयरमैनशिप था वो इंडिया के हाथ में था और आज के दिन दैट इज आज तो वेडनेसडे है नहीं, हाँ ट्यूसडे के दिन, टुडे इज ट्यूसडे के दिन इज़ द लास्ट डे फॉर इंडिया फॉर होल्डिंग दैट चेयरमैन पर्सनशिप. सो इंडिया का जो एक मंथ का UN चेयरमैन पर्सनशिप था या UN चेयरमैन था वो जो है वो पूरी तरह उसका हॉट टॉपिक हमेशा से अफगान क्राइसिस रहा है. हमेशा से पूरा ये मंथ जो है वो कहीं ना कहीं अफगान क्राइसिस पे रहा, दूसरा मैरिटाइम इश्यूज़ पे रहा और तीसरा जो है कहीं ना कहीं इजराइल और पैलेस्टाइन इश्यूज़ पे रहा. सो इंडिया विल सपोर्ट ऑल द एफर्ट्स टू रीस्टार्ट द पीस प्रोसेस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन. सो ये आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल सिंपली यही चीज़ बता रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया का जो चेयरमैन था या इंडिया का जो चेयरमैन पर्सनशिप था वो ऑलमोस्ट इसी के पीछे गया है, बट इंडिया जो है वो फुल ट्राई करेगा कि वो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो है जो भी हम बोल सकते हैं कि कोल्ड वॉर चल रहा है उसको ख़त्म करें या फिर उसको पीसली जो उनके बीच का टेंशन है वो ख़त्म करें. सो इंडिया, US एंड सेवरल अदर कंट्रीज हैव कॉल्ड फॉर अ काम एंड restrained amid escalating the tensions and violence between Israel and Palestine. So ये आर्टिकल के थ्रू हम थोड़ा सा इसराइल और पैलेस्टाइन का इश्यूज़ देखेंगे, क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं, कब से क्या क्या चीज़ हुआ है. Dozens of people have been killed in the clashes and airstrikes since the violence broke out, including a 13-year-old woman in Israel who was killed in the rocket attacked by the Palestine militants from Gaza. ठीक है, तो ये जो करेंटली हमने देखा था, करेंटली जो वायलेंस हो रहे थे दोनों
ही जगहों के बीच में, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। इंडिया का क्या स्टैंड है? तो इंडिया वाज द चेयरमैन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया चाहता था कि ये जो वायलेंस या क्लैश जो चल रहा है जेरूसलम में उसको ख़त्म कर सके, या दोनों तरफ से जो है एक पीसफुल सिचुएशन लाकर दे सके। यूएस का सिचुएशन या यूएस का स्टैंड अगर देखें तो यूएस हैज ऑल्सो कॉल्ड फॉर डी एस्केलेशन। US has also called for the de-escalation of deadly violences that have claimed a dozen of deaths. The response of Arab worlds, तो अरब कंट्रीज़ का क्या बोलना है इसमें? ईरान, कतर एंड तुर्की completely supports Palestine causes and backing Hamas। ठीक है, हमस के बारे में हम देखेंगे हमस है क्या। सो हमारे जो अरब कंट्रीज़ है, जो ईरान है, कतर है, टर्की है, उनका ये बोलना है कि वी आर सपोर्टिंग पैलेस्टाइन, वी आर सपोर्टिंग दी हमस पीपल। और जहाँ की अगर हम बात करें यूएई और सऊदी अरेबिया, यूएई और सऊदी अरेबिया जो है ये दोनों हैं अलायंस में विद इज़राइल। ठीक है, सो कुछ लोग हमारे पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कतर, टर्की या ईरान की बात करें तो हमारा जब ये अरब लीग बना था तब से ये इशू था उनके बीच में। तो फिलहाल जो है हमारे अरब कंट्रीज़ इस वे में सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ विल सी अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट कि क्या हुआ है दोनों कंट्रीज़ में, कब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है। सो इट इज़ लिंक्ड विद द तसल ओवर दी लैंड एंड आइडेंटिटी स्टार्टिंग विद जेरूसलम। ये जो वॉर है ये कहीं ना कहीं जेरूसलम से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जेरूसलम में प्रॉपर लैंड एंड मतलब ह्यूमन आइडेंटिटी का इशू स्टार्ट हुआ था। एक पहला वॉर हुआ था इज़राइल में जो कि 1948 में हुआ था, द फर्स्ट अरब वॉर ऑफ 1948 इज़राइल में, जिसमें कि इज़राइली जो थे, जो वेस्टर्न हाफ कंट्री के थे और मतलब उनको कैप्चर कर लिया गया था, और जॉर्डन टुक द ईस्टर्न पार्ट विद इज़राइल लेटर कैप्चर्ड एंड एनेक्स्ड। सो प्रॉपर इज़राइल की अगर मैं बात करूँ, सो इज़राइल का जो वेस्टर्न पार्ट था वो कैप्चर कर दिया गया था इज़राइल से, और जॉर्डन जो है वो ईस्टर्न पार्ट ले लिया था जॉर्डन का। ठीक है, बाद में उन लोगों ने प्रॉपर इज़राइल ने कंट्रोल कर लिया था उस पर। सिंस देन इज़राइल्स हैव एक्सपांडेड द सेटलमेंट इन द ईस्टर्न जेरूसलम। ठीक है, द Palestine wants to make Eastern Jerusalem the capital yet to be formed a state. So जो Eastern Jerusalem है पैलेस्टाइन का ये मानना है कि इसको प्रॉपर हमारा स्टेट दे दो, क्योंकि इसमें मेजर हमारी पॉपुलेशन और हम यहाँ पर रहेंगे, आप अपना वेस्टर्न जो पार्ट है उसको संभालो। ठीक है, Israel sees the whole city as the unified capital, while the Palestine leadership denies for the compromise unless the Eastern Jerusalem is the recognized as the capital of Palestine। तो पैलेस्टाइन का सीधा बोलना ये है, until unless आप ईस्टर्न जेरूसलम को हमें देते नहीं हो, हमारा कैपिटल अनाउंस नहीं करते हो, हम जो है आपके साथ कोई भी नेगोशिएशंस नहीं करेंगे। जिसकी वजह से पैलेस्टाइन ने बहुत थ्रेट्स देखे थे। द एविक्शन ऑफ शेख जहर, जो कि उनके मतलब ईस्टर्न जेरूसलम के ही थे। ठीक है, जिनको हम जेविश सेटलमेंट बोलते हैं। सो द इज़राइल फॉर्म्ड फोर्सेज एंड हैव रिसेंटली अटैक अल अस्का मॉस्क अहेड बाय द मार्च ऑफ नेशनलिस्ट। द अल अस्का मॉस्क अगर मैं बात करूँ तो ये श्राइन है मक्का मदीना का। It created a fear for the followers all over the regions and to call for the defending of Al-Aqsa Mosque. Also earlier this year, मतलब 2021 में जो सेंट्रल कोर्ट ऑफ ईस्टर्न जेरूसलम है, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि दे विल एविक्ट 4 पैलेस्टाइन फैमिलीज फ्रॉम देयर होम्स ऑफ जेक शरा इन द फेवर्स ऑफ जेविश। प्रॉपर अगर मैं आपको मैप के थ्रू बताऊं कि कैसा जा रहा है, सो हमारा मेडिटेरियन सी जो है, ठीक है, ये इस तरफ हमारा मेडिटेरियन सी है। ठीक है, ये हमारा पूरा इज़राइल है, दिस इज़ फुल इज़राइल। इज़राइल में प्रॉपर अगर मैं बात करूँ ये ईस्टर्न तरफ, इट इज़ ईस्टर्न जेरूसलम, जिस पे कि ये जो पार्ट है उसको हमारा पैलेस्टाइन वाले बोल रहे हैं कि गिव दिस पार्ट टू अस। ठीक है, और जो यहाँ पे गाज़ा है, देन यहाँ पे गोलन हाइट्स है। जोग्राफिकली कुछ कुछ जगह आपको याद रहनी चाहिए। गोलन हाइट इज़ दिस पार्ट। ठीक है, ईस्टर्न जेरूसलम हमारे ये पार्ट आता है, गाज़ा इधर आता है। ठीक है, सो
कंटिन्यूसली यही वॉर है कि ये पार्ट जो है जेरूसलम जो है पैलेस्टाइन बोलता है ये पार्ट हमें दे दो, बाकी आप अपना रखो, ठीक है। बट वो जो है वो भी चीज़ नहीं देना चाहते हैं। अब क्या चीज़ें हैं या क्या रीजंस है जो बार बार इस कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिग कर रही है या ट्रिगरिंग दे रही है? तो सबसे पहले है हमस अगर मैं बात करूँ तो ये प्रॉपर एक इजिप्ट मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप है, ठीक है, जो कि मतलब उनके प्रॉफिट के नाम पे, अल्लाह के नाम पे जो है वो पैलेस्टाइन को रूल आउट कर रहे हैं, या पैलेस्टाइन में कहीं ना कहीं इनका लीडरशिप बहुत है थ्रू दी वायलेंट जिहाद सिस्टम जो हमने सुना है, वो ये हमस ग्रुप चलाता है। So Hamas actually was founded in 1978. It is a proper offshoot of Egypt's Muslim Brotherhood, seeking to raise the banner of Allah in through the violent jihad. ठीक है, the Palestine president is quite old age and hence the saline unable to fight for the cause. तो कहीं ना कहीं जो पैलेस्टाइन है उसका जो मेजर डिसीजन पावर जो है वो हमस ही ले रहा है, जिसकी वजह से बीच में ये चीज़ देखा गया था कि एक एयरपोर्ट था इसराइल का जिसको हमस ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था, और वो कंट्रोल करने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी करके दिया था, जिसकी वजह से वो टेंशन और बढ़ गया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये इश्यूज़ जो है ये हमारे इन दोनों के बीच के जो वॉर हैं या ये दोनों के बीच का जो टेंशन है उसको बार बार ट्रिगर कर रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए थोड़ा जानना ज़रूरी था कि इजराइल और इनके बीच का सिचुएशन क्या है। सो ये आर्टिकल उसी के बारे में था। आई होप सो आपको आज का आर्टिकल क्लियरली समझा हो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।